इंतज़ाम हम कर चुके थे, दूसरे पिज़्ज़ा का इंतज़ाम अब गुरमीत जी की तरफ से। इनका पीएमएस 1 साल हो चुका है। 225 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ये क्रॉस कर चुके हैं। और तो इसके लिए आज गुरमीत जी दूसरा पिज़्ज़ा हमारे लिए स्पॉन्सर करेंगे। क्यों गुरमीत जी? थैंक यू अनुज। गॉड इज काइंड। बाजार भी थोड़ा सपोर्टिव रहा है पिछले 2-3 महीने में। और थोड़ा स्टॉक पिकिंग मुझे लगता है पेशेंस जो इन्वेस्टर्स ने दिखाया है वो रिवॉर्ड हुआ है पिछले 2-3 महीने में। नहीं नहीं, जो पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। वो अनुज, पिज्जा भी और आई थिंक छोले भटूरे भी करेंगे। आई थिंक दिल्ली में बारिश हो रही है हाँ, तो वेदर जो है वो बहुत चल, बेटर इंडियन कुजीन का। अगले अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ दिल्ली, तो आपके साथ फिर छोले भटूरे खाएंगे, चलिए दिल्ली में। अच्छा, चलिए गुरमीत, अब थोड़ा मार्केट की बात करते हैं फिर। क्या क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? थोड़ी सी ये जो फिच को लेकर थोड़ी सी करेक्शन आई, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है फिर से? अनुज, इतना बड़ा करेक्शन नहीं है। अब थोड़ा कंसोलिडेशन होना भी चाहिए। 2% भी नहीं इंडेक्स गिरा है। अगर आप देखेंगे, अगर आज का थोड़ा अपसाइड कैप्चर करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है मिड और स्मॉल कैप में, और जहां नतीजे शायद अच्छे नहीं रहे। और ये पहले से कहता रहा हूँ कि अगर आप 21 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं और अगर अर्निंग्स में थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा और गाइडेंस में अर्निंग्स के साथ साथ, तो वहां मार्केट जो है थोड़ा पनिश कर सकता है। वो हमने देखा कुछ पॉकेट्स में। थोड़ा बैंक्स प्रेशर में है। वो मुझे लगता है जो एफआई का सेल फिगर है वो शायद उसको दिखा रहा है कि शायद वहां ज्यादा सेलिंग है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है एचडीएफसी और कोटक का सेलिंग देख के, क्योंकि कुछ ऐसा प्राइस मूवमेंट नहीं है। एचडीएफसी में तो बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। पर ठीक है, थोड़ा पर हमें ब्रॉडली ये ट्रैक करना चाहिए कि क्या बहुत एडवर्स बॉन्ड यील्ड में मूवमेंट आया है। यूएस में 30 ईयर के अलावा जो भी हमें कल देखने को मिला, इतना बहुत एडवर्स यील्ड मूवमेंट नहीं आया जैसे 2011 में आया था। हमें जो डॉलर इंडेक्स में देखना चाहिए कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसमें भी इतना कोई बहुत चेंज नहीं आया। थोड़ा सा रिएक्शन आना वाजिब भी था। करीबन करीबन डॉलर इंडेक्स जैसे आप दिखा रहे हैं अराउंड 102 पे, इससे पहले 100-101 के आसपास थी। तो मुझे लगता है कि ये इसको कंपेयर करना 2011 से सही नहीं होगा। इसका एक पॉजिटिव साइड अनुज ये है कि थोड़ा सा ट्रेजरी और यूएस फेड भी इस चीज को अब नोट करेगा। क्योंकि थोड़ा सा जब रेटिंग डाउनग्रेड आता है अमेरिका जैसी लार्ज इकोनॉमी का, तो और इन्फ्लेशन वहां पे अभी 3% है। रियल रेट करीबन करीबन अब 2.5% हो गए अगर आप 5.5% का रेट ले बाजार फ्यूचर में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि 6 महीने 9 महीने में क्या होगा, रादर देन कि अभी क्या है। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा डिप अच्छे स्टॉक्स में लेना चाहिए। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देखिए हमारा पीएमआई सर्विसेज जो है करीबन 13 ईयर हाई पे। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग 57.7 है, लगभग लगभग 58 पे है पिछले 3 महीने से। जीएसटी कलेक्शन 1,60,000 1,70,000 करोड़ के आसपास स्टेबलाइज कर गया है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ मैंने इतना रेजिलियंस नहीं देखा। और ये मैं बोलता आया हूँ कि नया क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग लग रही है, और कोई भी अगर अच्छा डिप आता है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ज्यादा देर रहेगा। हम्म। अच्छा, आपने जैसे कि उन्होंने कहा कि बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान देता है काफ़ी। आप देखिए ना, फार्मा को अप्रैल पे क्या डिसेंट जगह पिक किया। आज जब बाजार परेशान है, बैंक निफ्टी बैकफुट पे है, निफ्टी आईटी को पिक कर रहा है। एक न्यू एज स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव देखा हमें, चाहे वो आप लैंडमार्क्स कार को लीजिए, आप पॉलिसी बाजार को लीजिए, आप जोमेटो को लीजिए। आपने अपने फंड में कुछ ऐसे न्यू एज स्टॉक्स जोड़े हैं क्या जहां पे थोड़ा व्यू आपका कंस्ट्रक्टिव है? पहले लास्ट फेज में 2020 में वैल्यूएशंस के इश्यूज थे, बट इन प्राइसेस पे क्या आपको ये थोड़े से चेस करने लायक लग रहे हैं गुरमीत? दो स्टॉक्स हमारे रिव्यू में आए हैं कुछ टाइम बाद। मैं काफी टाइम से न्यू एज कंपनी से दूर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो पेटीएम और जोमेटो ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जोमेटो के नतीजे भी बहुत शानदार रहे। 2,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया। गाइडेंस उन्होंने बहुत अच्छी दी है, और गाइडेंस जो पहले दी थी उसके पहले उन्होंने पॉजिटिव हुआ। एक्स ब्लिंकिट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो कंपनी श्रिंक करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स पे फोकस करेगी, वो शायद ज्यादा ग्रो करेगी। ये स्टार्टअप शुरू में वाज ऑल अबाउट स्केल। अब थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को साथ में लेके चलेगा उसको मिलेगा। जोमेटो को मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड भी किया। 50-52 रुपए का लो था मुझे याद है, जब थिंग्स वर नॉट न्यू। थोड़ा ईसॉप कॉस्ट भी मुझे लगता है कम होगा। एक जो मुझे रिस्क लगता है वो एनडीसी लगता है।
हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो टेक रेट है 22% का जोमेटो का, वो मुझे लगता है कभी शायद चैलेंज हो सकता है। उससे आपका जो रनवे है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बढ़ सकता है। बट इंडिया में सिर्फ 3-4% लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ग्रोथ मैट्रिक बहुत बहुत तेज है। तो ओएनडीसी को वॉच करना पड़ेगा। पेटीएम ने भी फोकस चेंज किया, पहले वो सब कुछ करना चाह रहे थे, अब क्लियर फोकस है पेमेंट्स बिजनेस पे, लेंडिंग पे खास तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जगह को लेंडिंग कर रहे हैं, कुछ जगह ब्रोकिंग कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट पे भी फोकस है। तो मुझे लग रहा है बिजनेस मॉडल जो आया है थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है प्रॉपर फिनटेक की तरह, rather देन कि हम पूरा मार्केट प्लेस बन के सब कुछ करेंगे। तो ये दो स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में। इन्वेस्टमेंट अभी तक हमने नहीं करी है, बट हम कंटिन्यूअसली इसको ट्रैक कर रहे हैं। एक न्यू एज स्पेस, जो मैं भी न्यू एज जिसको बोलता हूँ, वो क्यूएसआर है, जो मैं काफी टाइम से कंस्ट्रक्टिव हूँ। बाजार ने हमें रिवॉर्ड भी किया है, जिसमें हमारा वेस्ट लाइफ में एक्सपोजर है, नतीजे भी बहुत शानदार रहे, उनकी सोर्सिंग डोमेस्टिक है। और मुझे लगता है ये जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन ट्रेंड है, ये बढ़ता जाएगा। और क्यूएसआर उस हिसाब से, इसमें क्या होता है, जीरो, लगभग जीरो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है व्यू जी। तो इसका 20 टाइम्स एबिटा एक्चुअली 40-50 टाइम्स एबिटा के बराबर है, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेशन होता है। बहुत सारे क्यूएसआर उस जगह पहुंच गए हैं, उन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन कर लिया है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत मैसिव हो सकती है अगले 3-4 साल में, जैसे जैसे वॉल्यूम, जिसे हम परफेक्ट ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और टोटल मार्केट कैप, जैसा मैंने पहले भी बोला है, करीबन सिर्फ 75,000 करोड़ है पूरे क्यूएसआर स्पेस का ऐड करके, सिप्ला जितना भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक स्पेस हमें काफी काफी अच्छी लगती है। जी हाँ, क्यूएसआर में आपका पिक वैसे भी जो पहले भी आपने डिस्कस किया है, वेस्ट लाइफ क्या बेहतरीन स्टॉक रहा है। I mean, अभी भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी पे कर रहा है। इसकी ट्रजेक्टरी थी ऑल टाइम हाई 966, नाउ इट्स 924। अच्छा गुरमीत जी, अभी आपने रियल स्टेट में क्या जोड़ा हुआ है? मतलब अब मैं जब रियल स्टेट बोलता हूँ तो मैं रियल स्टेट कोर कंपनियाँ, रियल स्टेट कंपनियाँ, उसके बाद रियल स्टेट एंसिलरी, एचएफसी, सबके इंक्लूड कर रहा हूँ। एक दो स्टॉक्स जो कि आपको बेहतरीन लग रहे हो, या तो कुछ ऐड किया हो, कुछ सब्सट्रैक्ट किया हो, व्यू? अ, हम लकी रहे, थोड़ा पॉलीकैब में कई बार चर्चा की हमने, कोविड के टाइम भी बात हुई थी, बहुत अच्छे लेवल्स पे हमने ऐड किया हुआ है, और कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है स्टॉक। इस वीक मार्केट में भी सस्टेन किया हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था 20,000 करोड़ का गुरमीत जी, FY20। पॉलीकैब कहाँ ऐड किया था आपने? सर करीबन करीबन पॉलीकैब का 1000, एंट्री पॉइंट क्या है? कुछ आईपीओ में लिया था वीरू जी, और कुछ 1,000-1,200 रुपए पे काफी ऐड किया था। और पीएमएस का पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो जैसे जैसे फ्लोज आते जाते हैं हम कंटिन्यूअसली ऐड करते हैं। और मैनेजमेंट ने, जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है 20,000 करोड़ शायद 2025 में कर लेंगे। तो बहुत अच्छा, कंपनी आगे भी अच्छा करेगा। कजारिया हम हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में है, हमें टाइल कंपनी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उसमें कंसोलिडेशन भी हो रहा है सेक्टर में, नतीजे भी बहुत अच्छे आए कजारिया के। थोड़ा सा हमें सैनिटरी वेयर स्पेस भी अच्छा लगता है, सेरा उसमें हमारा पसंदीदा स्टॉक है। और मैं अब थोड़ा सा डेवलपर्स की तरफ भी जा रहा हूँ, कि अब बैलेंस शीट अच्छी लग रही है, डीलेवरेज हो गई। अब डीएलएफ का देखिए, नेट डेट हार्डली कुछ बचा है, डिस्पाइट उनका कोई नया लॉन्च नहीं था। उन्होंने काफी अच्छी इन्वेंट्री लिक्विडेट करी। रेंटल्स और ऑफिस स्पेस अच्छा है, एसईजेड में थोड़ा ऑक्यूपेंसी कम हुआ है, बट अच्छा कर रहा है। और हमने देखा है एक जो ट्रेंड है हाउसिंग का, मुझे लगता है इस साल भी वो 15,000 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स कर लेंगे। थोड़ा उनका रीट भी आना है, उनके रेंटल आर्म का। और रेरा ने बहुत स्ट्रक्चरल चेंज लाया है रियल एस्टेट में, कॉर्पोरेटाइजेशन लग रहा है बिल्डर स्पेस में, और यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ओबरॉय है, मैक्रोटेक है, डीएलएफ है, गोदरेज है, मुझे लगता है काफी अच्छा करेंगे। रेरा का असली इम्पैक्ट शायद आपको अब अगले 3-4 साल में देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, रेडिको नहीं है क्या आपके पोर्टफोलियो में? पसंद है क्या आपको? कौन कौन सा? रेडिको, रेडिको खैतान। रेडिको खेतान नहीं है, अनुज। हम यूनाइटेड स्पिरिट्स को ट्रैक करते हैं, अभी हम्म। इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट समाउ थोड़ा हम, डिस्पाइट अच्छा गाइडेंस, डिस्पाइट मैनेजमेंट चेंज, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं रेडिको एक तरीके से मिस हो गया कंसिडरिंग दी परफॉर्मेंस। बट हम इस स्पेस को लेके कंस्ट्रक्टिव है। थोड़ा सा बस डर ये लगता है अनुज, की जब भी कोई स्टेट इलेक्शन आता है, एड हॉक पॉलिसी मेकिंग जो है सिंह स्टॉक्स में परेशान करती है। ये आईटीसी में भी प्रॉब्लम था, लेकिन जब से पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी नहीं ज्यादा टिंकर करी है, आप देखिए कितना टर्न अराउंड हुआ है। एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगी, चाहे वो कैसीनो स्टॉक्स हैं, चाहे वो लिकर स्टॉक्स हैं, तब मुझे लगता है काफी अच्छी री रेटिंग हो सकती है। तो उसका हम शायद थोड़ा सा इंतजार करेंगे।
हर चीज़ नहीं पिक कर सकते, लेकिन मैं वही मेरे को हैरानी हुई कि आपके बगल वाली कंपनी आपने वो मिस कर दी क्या। अच्छा, गुरमीत, फार्मा में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। लुपिन का चार्ट देखिए, सिप्ला में आज सुबह खबर आई कि शायद टेक ओवर कैंडिडेट भी है वो। यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज आया उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? मार्केट की ये ब्यूटी है अनुज, हमने चर्चा की थी 2 महीना 3 महीना पहले कि आईटी और फार्मा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे हेटेड सेक्टर था। और मैंने आपको बताया था कि 3.5% रिप्रेजेंटेशन बचा था निफ्टी में, अगर आप बिल्कुल, करिए बिल्कुल, तो मुझे मुझे याद है वो, लगता है हाँ। थोड़ा डिफेंसिव वो ही है। दूसरा, मुझे लगता है यूएस जेनरिक अगेन सबसे हेटेड सेक्टर था, सब विकेट कर रहे थे। आप लुपिन देखिए, आपने नाम लिया, यूएस की सेल उनकी शायद $1 बिलियन के ऊपर थी 2014-15 में, मुझे याद है जब से। अभी वो बिकॉज ऑफ प्राइसिंग प्रेशर और मार्केट शेयर लॉस जो भी हुआ, 600 मिलियन है। तो बहुत लोगों ने वो स्पेस विकेट करी है। तो मुझे लगता है कि अब अभी यूएस में करीबन करीबन 400 ड्रग्स का शॉर्टेज है। तो जो वहाँ प्लेयर्स सरवाइव कर गए हैं ये पूरा, वो अच्छा करेंगे, चाहे वो सन है, लुपिन है। तो स्पेस में मुझे लगता है टैक्टिकली और मूवमेंट आ सकता है। ब्रांडेड जेनरिक्स अच्छा कर ही रहा है। मैनकाइंड की देखिए कितनी शानदार लिस्टिंग हुई। मैंने पहले भी बोला था कि एफएमसीजी की तरह होता है, क्योंकि ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे इंडिया में ड्रग्स बेचे जाते हैं। और मैनकाइंड नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में बहुत आगे था, नतीजे भी अच्छे रहे, शेयर लगभग लगभग डबल हो गया है आईपीओ प्राइस से। एक स्पेस जो मुझे लगता है जहां भी सिर्फ पार्शियल मूवमेंट आया है और उसको लेकर मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, वो सीडीएमओ एपीआई स्पेस है। सिंजीन और न्यूलैंड ने अच्छे नतीजे दिए। न्यूलैंड के अंदर ऑल टाइम हाई बना लिया है। अभी कल भी मेरे ख्याल ऊपर था 6-7%। मुझे लगता है थोड़ा सा लॉरस डिवीज में भी मूवमेंट आना चाहिए। एक हमने स्टडी करी थी, लगभग लगभग 55 मॉलिक्यूल स्टेज 3 पे है। और इस बिजनेस में अनुज, अगर एक मॉलिक्यूल भी कमर्शलाइज होता है तो 100-200 मिलियन डॉलर टॉप लाइन पे ऐड करता है। तो अगले 2-3 साल में मैसिव रनवे है और इसकी सप्लाई चेन फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑटो एंसिलरी या वैसा नहीं है कि आप सप्लायर्स बार बार चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इंडियन कंपनीज अगर नई सप्लाई चेन में जगह बनाती है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ग्रोथ रनवे बहुत बहुत लंबा हो जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी बोला है, जो आईटी आउटसोर्सिंग में हुआ है अर्ली 2000 में, वो फार्मा आउटसोर्सिंग में पोटेंशियल है इंडिया में करने का। आप देखिए डिवीज का कैपेक्स देखिए, लॉरस 2000 करोड़ का कैपेक्स किया है। शेयर प्राइस इतना अच्छा मूव नहीं किया है, पर 1200 साइंटिस्ट है उनके पास, 6000 के साथ, लगभग 20%। तो काफी ये बिजनेस है जिसमें आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, शायद महीनों महीनों क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट नहीं आता है। तो थोड़ा सा कुछ पॉकेट में स्पेस को ले सकते हैं, लेकिन आपका हॉराइजन लंबा होना चाहिए, 4-5 साल आपको लेके चलना चाहिए स्पेस। ओके। और गुरमीत जी, यही सेम सेम टाइम ड्यूरेशन अगर आप केमिकल्स को भी दे सकते हैं। केमिकल्स का दौर मुश्किल है, अर्निंग्स खराब रही इस बार, प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिमांड उतनी कम है उसके अनुपात में। तो आपका व्यू है यहाँ पर कि आप काउंटर कॉल ने इस पर केमिकल्स में, अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया तो? थोड़ा सा अभी टाइम करेक्शन मुझे लगता है और रहेगा दोनों आईटी में और केमिकल में, क्योंकि अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा रिकवरी में। हमारा एक्चुअली एक्सपीरियंस इतना खराब नहीं रहा, क्योंकि पीआई इंडस्ट्रीज जो हमारा एग्रोकेमिकल और सीडीएमओ प्ले है, वहाँ पे हमें हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिला। कुछ पॉकेट्स में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है हमारा, बट मुझे लगता है वहां भी थोड़ा पेशेंस का जरूरत है। जो कंपनीज वैल्यू ऐड कर रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, केमिस्ट्री पकड़ना बहुत जरूरी है। हम एक्चुअली कोविड में सब हर कंपनी को स्पेशलिटी केमिकल वर्ड एक बजवर्ड हो गया था, तो हर कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बन गई थी। तो वो मुझे लगता है बाजार ने सिखाया है वापस से कि ये अल्टीमेटली कमोडिटीज है और काफी सिक्लिकल है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कितना स्पेशलिटी केमिकल है केमिकल कंपनी में। तो हमारे रेडार में है कुछ बहुत छोटी कंपनीज हमें अच्छी लगती हैं, एप्कोटेक्स अच्छा लगता है हमें। पीआई हमारा है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक बहुत बहुत लंबे समय से मैं उसमें निवेश किया हुआ है। कुछ हमें फिनॉल स्पेस अच्छी लगती है। और थोड़ा हम टाटा केमिकल को भी ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्ले है, एग्रोकेमिकल है, सोडा ऐश है, बैटरी से ईवी से रिलेटेड है, और वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है, 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है। तो ये कुछ स्पेस को हम ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बट शायद शायद 1-2 क्वार्टर और लगेगा। अच्छा गुरमीत जी, नेक्स्ट पॉलीकैब क्या है आपके हिसाब से? अनुज, ये भी नहीं पता था कि पॉलीकैब इतना हो जाएगा। बिल्कुल। ये पता नहीं होता है कई बार। आप जैसे मैंने बोला, आप लकी हो जाते हो कुछ हाँ। कुछ स्पेस में। बट मुझे लगता है कि पूरी जो बिल्डिंग मटेरियल थीम है, ये बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट, जैसे 2003 से 7 में कैपेक्स साइकिल ने अच्छा किया था, चाहे आपने एलएनटी लिया हो, कैपिटल गुड्स लिया हो। मुझे लगता है बिल्डिंग मटेरियल वो सेक्टर है जो इस फेस का आप बोल सकते हो लीडर रहेगा।
और ये मैं बोलता आया हूँ कि हाउसिंग लेड है, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंसर्स भी आ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स भी आ जाते हैं, तो आप पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें से हो सकता है पॉलीकैब ही और अगला पॉलीकैब हो, नहीं पता है हमें, और 5-7 साल बाद कितना होगा। बट बहुत सारी कंपनीज हैं एक्सेप्ट फॉर जो टिम्बर कंपनीज है, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि इम्पोर्ट इश्यूज हैं, चाइना के इश्यूज ज्यादा है, एमडीएफ प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करते हैं। उसके अलावा जितनी भी स्पेस है, हमें हमें सीमेंट भी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि बहुत टाइम बाद वॉल्यूम डिमांड वापस देखने को मिला है। आप देखिए कल सांगी को अंबुजा ने करीबन $100 टन पे एक्वायर किया। इंडिया में बहुत सारी सीमेंट कंपनीज अभी भी हैं जो $50-60 पर टन पे अवेलेबल है, तो बहुत बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं अवेलेबल है। तो सीमेंट भी एक स्पेस है जहाँ काफी काफी अच्छा मुझे लगता है मूवमेंट आएगा, क्योंकि 10 साल बाद शायद वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इंटायर बिल्डिंग मटेरियल स्पेस आप पोर्टफोलियो बनाइए, क्या पता कौन सा अगला पॉलीकैब। हाँ हाँ, बिल्कुल। खैर, ये सब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट पॉलीकैब कौन सा होगा। तो आप ले लें और उसके बाद रखे रखें और चलता रहे थीम, तो समझ में आता है। गुरमीत, एक आखिरी सवाल। अब जिस तरीके के आईपीओज आ रहे हैं, क्या थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट में लग रहा है कि एक बबल फॉर्मेशन, या ठीक है ये मार्केट का हिस्सा है? नहीं अनुज, मुझे नहीं लगता ये वैसा यूफोरिया नहीं है जैसा पीछे था आईपीओ का, जब ये सारी न्यू एज कंपनीज भी आई थी, और कुछ अच्छे आईपीओ आए हैं अनुज। आप देखिए मैनकाइंड फार्मा बहुत सॉलिड आईपीओ है, टाटा टेक्नोलॉजी विल बी अनदर वेरी वेरी गुड आईपीओ। एनएसडीएल अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अबेयंस में चला गया है, बट बहुत डिपॉजिटरी है, बहुत सॉलिड कंपनी है, एनएससी ओन करता है। आगे मुझे लगता है फ्यूचर में कभी ना कभी एनएससी का भी आईपीओ आएगा। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है ऑब्वियसली। आप देखिए कि आप सिर्फ कैरिड अवे तो नहीं हो रहे हैं। एक स्पेस जहां मुझे लगता है लोग थोड़े कैरिड अवे हो रहे हैं वो ईएमएस है। आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आप 100-200 का मल्टीपल मत दीजिए। थोड़ा हमने वो देखा था, लोग डिफेंस में भी कैरिड अवे हो गए थे और हर क्वार्टर डिफेंस ऑर्डर बुक देख रहे थे। डिफेंस ऑर्डर बुक हर क्वार्टर देखने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लॉन्ग जेस्टेशन है, सडनली एक बड़ा ऑर्डर भी आ सकता है जो शायद 2 साल की ऑर्डर बुक को कंप्लीट कर सके। तो बस थोड़ा सा जहां बहुत यूफोरिया है, ये जो हम नेक्स्ट बिग थिंग बोलते हैं, वो मुझे अब थोड़ा सा घबराता है। जैसे हमने क्रिप्टो को नेक्स्ट डॉलर बोला, फिर हमने न्यू एज कंपनीज को बोला ये नेक्स्ट बिग फिनटेक है, स्पेशलिटी केमिकल सबसे बड़ा फ्लेवर था, आईटी बहुत बड़ा फ्लेवर था पिछले साल तक, हर चीज डिजिटल। ये नेक्स्ट बिग थिंग से थोड़ा सा बचिए। मैं जी आज दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज़ पर कॉशियस किया है, एक ईएमएस स्पेस पर और एक डिफेंस स्पेस पर। सुबह सुनील सिंघानिया जी आए थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात बोली थी इन दो सेक्टर्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे पिज़्ज़ा का हम इंतज़ार करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल, लुक फॉरवर्ड। चलिए, तो वीरू